8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have it. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और आप देख रहे हैं सो सिंपल डॉक्यूमेंट्री। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे भारत चांद तक की अपनी पहली यात्रा में न केवल पहुंचने में सफल रहा था बल्कि वहां पानी को भी खोज निकाला था, जिसे अमेरिका, रशिया और यूरोपीय कंट्री बीते 40 सालों से नहीं ढूंढ पाई थी। तो आइए इस पूरे कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, चांद हमेशा से ही हमारी कल्पना के केंद्र में रहा है और इंसान इन कल्पनाओं की दीवारों को गिराकर चांद को छूना चाहता है। यही वजह है कि इंसान साल दर साल चांद पर पहुंचने की कोशिश करता रहता है और इसी क्रम में अपनी जिज्ञासा को शांत करने सबसे पहले अमेरिका चांद की ओर आगे बढ़ा और 16 जुलाई 1969 को मिशन अपोलो 11 से इंसानों को चांद की ओर रवाना किया गया। कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से 8:26 पर प्रथम चंद्र यात्री नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह को छुआ और इस तरह चांद की सतह पर इंसान का यह पहला कदम था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि 1969 से 1972 के बीच कई मिशन चांद पर भेजे गए, जिसमें 12 अंतरिक्ष यात्री चांद पर पहुंचे भी और 166 घंटे गुजारकर वहां से मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े धरती पर लेकर आए। मगर इतने प्रयासों के बाद भी दुनिया को चांद पर पानी की मौजूदगी के सबूत मिल ही नहीं रहे थे। ऐसे में चांद पर घर और जीवन की संभावना जताने वाले देश भी निराश हुए जा रहे थे। दूसरी ओर नया आजाद हुआ भारत अंतरिक्ष की दुनिया में छोटी मोटी कामयाबियों से काम चला रहा था और अब भारत के इसरो की नज़र भी चांद पर टिकने लगी थी, या ये कहें कि भारत भी चांद पर पहुंचने की इस दौड़ में शामिल होने जा रहा था। और फिर इसी क्रम में चंद्रयान-1 मिशन का आधिकारिक ऐलान होता है। ये ऐलान 15 अगस्त 2003 को पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल किले के प्राचीर से किया कि भारत चांद पर अपना एक मिशन भेजेगा। मिशन को नाम दिया गया चंद्रयान-1। तो ऐलान तो हो चुका था, मगर ये आसान मिशन बिल्कुल नहीं था। इस तरह के मिशन की सक्सेस रेट बहुत ही कम हुआ करती थी, क्योंकि धरती से चांद की दूरी 3.8 लाख किलोमीटर के लगभग थी। दूसरी ओर ये इसरो का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था, मतलब साफ था कि इसरो इस फील्ड का नया नवेला एस्पिरेंट था। लेकिन दोस्तों, इसरो ने इस मिशन पर जी तोड़ मेहनत की थी और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद मात्र 386 करोड़ रुपए की लागत से हमने चंद्रयान-1 को बनाया, जो आज के समय की एक बॉलीवुड फिल्म की कीमत के बराबर था। अब इसे चांद की ओर लॉन्च किया जाना ही बाकी था और फिर वह दिन भी आ गया। 22 अक्टूबर 2008 को 6:22 पर PSLV C11 ने चंद्रयान को लेकर उड़ान भरना शुरू किया। दोस्तों, उस समय चंद्रयान-1 मिशन के डायरेक्टर थे एम अन्नादुरई। वो बताते हैं कि उस दिन शायद ही कोई कंप्यूटर या मॉनिटर ऐसा होगा जिस पर हमने देवी देवताओं की तस्वीर न देखी हो। सब लोग हाथ जोड़कर अपने अपने इष्ट से प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रकार शुरुआती लॉन्चिंग के सफल होते ही अगले कुछ दिनों तक वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की ट्रेजेक्ट्री पर नजर बनाए रखी और पूरे 17 दिनों के बाद 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान ने चंद्रमा की कक्षा पर प्रवेश कर लिया। अब दोस्तों, आप चंद्रयान-1 के टेक्निकल पार्ट्स के बारे में जानिए। इस चंद्रयान-1 के 2 हिस्से थे, पहला ऑर्बिटर और दूसरा मून इम्पैक्ट प्रोब यानी MIP। ऑर्बिटर जो था उसे चांद की कक्षा में चक्कर लगाकर धरती पर सारी जानकारियां भेजना था। वहीं दूसरी ओर MIP मून इम्पैक्ट प्रोब को चांद की सतह से टकराना था। अब जैसे ही ऑर्बिटर चांद की कक्षा में स्थापित हुआ तो मिशन के दूसरे हिस्से को यानी MIP को ऑर्बिटर से अलग होकर चांद से टकराना था और ये पूरा का पूरा काम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किया जाना था। रीजन ये था कि चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में कई सारे क्रेटर मौजूद थे, जिन पर करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई थी। भारतीय वैज्ञानिकों को अंदेशा था कि चंद्रमा के इन हिस्सों में बर्फ जमी हो सकती है, क्योंकि चांद अपनी स्वाभाविक प्रकृति में ठंडा उपग्रह था। और फिर दोस्तों, दिन 18 नवंबर 2008 को MIP ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह से टकराया। इस दौरान वो क्रेटर की सतह से काफी अंदर तक पहुंच चुका था, जिससे उस क्रेटर में एक बड़ा सा जर्क लगा और क्रेटर में एक होल हो गया और आसपास की मिट्टी ऊपर की ओर उछली। दोस्तों, इसी मिट्टी में जमी हुई बर्फ में पानी मौजूद था और इस क्रेटर को नाम दिया गया जवाहर पॉइंट।
और इस MIP के चांद की सतह को छूने के साथ ही भारत चांद पर ध्वज लहराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। इसके बाद MIP ने ऑर्बिटर को जरूरी डाटा भेजना शुरू कर दिया। अगले 312 दिनों तक चंद्रयान ने चंद्रमा की 3400 से ज्यादा परिक्रमाएं की। इस दौरान साइंटिस्टों को चांद की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन की मौजूदगी मिली, लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता का ऐलान अभी बाकी था। दोस्तों, ये मिशन 2 साल की ड्यूरेशन तक चलना था, मगर अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान इसे पूरा नहीं कर पाया। इसके बावजूद ये मिशन 95% सक्सेसफुल रहा। अब बारी थी डेटा प्रोसेसिंग की। दोस्तों, रिमोट सेंसिंग उपकरणों की मदद से MIP ने जो डेटा भेजा था, उससे साल 2009 में इसरो ने एक बहुत बड़ी घोषणा की कि भारत न केवल पहली बार चांद पर पहुंचने में सफल हुआ, बल्कि उसने चांद पर पानी की खोज भी कर ली। और साल 2018 में नासा ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया कि चांद के क्रेटर पर पानी मौजूद है, और इसका श्रेय चंद्रयान 1 को दिया गया। और इस तरह हमने देखा कि दोस्तों, बैलगाड़ी से रॉकेट लॉन्चर के हिस्से ले जाने को लेकर दुनिया जिस देश का मजाक उड़ाती थी, उसी इसरो ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक नया फ्रंटियर खोल दिया। इस मिशन की सफलता ने इसरो के हौसलों को बुलंद भी किया। दोस्तों, इसरो के स्पेस प्रोग्राम आज पूरी दुनिया में एक अलग पोजीशन बनाए हुए हैं, फिर चाहे वो सबसे कम कॉस्ट पर चांद पर पहुंचना हो या फिर मंगल पर। इसके बाद हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया और आगे चलकर चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया जाना है। यह हमारे चांद की सतह पर उतरने का तीसरा प्रयास होगा। अब जानते हैं कि क्या हम चांद पर जमीन खरीद सकते हैं क्या, और क्या यह पॉसिबल है। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में आपने ये तो देखा होगा कि स्टार या सेलिब्रिटी चांद पर जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, रियलिटी ये है कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। हम चांद पर कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि साल 1967 में 104 देशों ने मिलकर एक आउटर स्पेस ट्रीटी साइन की थी, जिसमें यह तय हुआ था कि दुनिया का कोई भी देश अंतरिक्ष में किसी भी हिस्से पर, चाहे वो ग्रह हो या उपग्रह या फिर कोई भी खगोलीय पिंड, अपनी संपत्ति का दावा नहीं कर सकता। जो भी खोज हो इंसानियत की भलाई के लिए होगी, और भारत भी उन देशों में शामिल है। इसलिए इंटरनेट पर किए जा रहे इस फ्रॉड से भी बचें, क्योंकि चांद पर कोई मालिक नहीं है। उम्मीद है आपको ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल सो सिंपल डॉक्यूमेंट्री। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।